Hello everyone, this is Manisha and this is my another video on elasticity. तो इलास्टिसिटी को समझने से पहले थोड़ा देख लेते हैं रिजिड बॉडी को। देखिए रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी क्या होता है कि सपोज करिए ये एक सिस्टम है पूरा, किसी भी तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है, सॉलिड हो या फिर कोई भी सिस्टम हो। तो अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई करते हैं, ठीक, तो रिजिड बॉडी क्या करती है, अपने ऊपर अप्लाई किए फोर्स के वजह से इसके किसी भी शेप और साइज में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, अब देखिए इलास्टिसिटी क्या होती है कि जो आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ, अगर इसको क्या बोलें आप, एक क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स है। ठीक, तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स अगर इस पे अप्लाई हो रहा है तो ये बॉडी जो है उस फोर्स का अपोज करे ताकि इसके शेप और साइज में कोई चेंजेस ना आए। फर्स्टली प्रॉपर्टी तो यही है इलास्टिसिटी की कि किसी भी तरीके के चेंजेस को वो अपोज करे। द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप साइज बाय अ बॉडी। ठीक है, अब देखिए फिर क्या है कि मान लीजिए कि ये फोर्स अप्लाई किया गया। अब सपोज करिए एक स्प्रिंग से समझते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग है आपका पूरा यहाँ पे। ठीक है, अब इस पे क्या किया आपने, ऐसे स्प्रिंग को पुल किया गया। ठीक है, सपोज करिए ऐसे स्प्रिंग को पूरा पुल किया गया, खींचा गया, या फिर इसको कंप्रेस किया गया, दोनों कंडीशन में। और उसके बाद आपने इसे छोड़ दिया, मतलब ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको हटा दिया गया। तो फिर क्या कि स्प्रिंग अपनी इसी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गई। ठीक है, सपोज करिए कि आपने ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, पहले स्प्रिंग ऐसी थी, आपने इसको स्ट्रेच किया, फिर ये ऐसी हो गई। जैसे ही ये एफ डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया गया, ये स्प्रिंग कहाँ चली आई, फिर से अपनी इसी ओरिजिनल पोजीशन में। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, ये जो फिनोमेना है इसको क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी। ये क्या है, इलास्टिक सिस्टम है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करें। तो इलास्टिसिटी की डिफिनेशन क्या होगी, इसको मैं रिमूव करती हूँ और लिखती हूँ यहाँ पे कि द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी या फिर मॉलिक्यूल ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, कुछ भी, ठीक है, टू रीगेन इट्स ओरिजिनल configuration after removal of डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स, यहाँ तक तो ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान दीजिए कि कहाँ तक, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक ये पूरा कोई भी सिस्टम ले लीजिए, स्प्रिंग को ही समझिए कि आपने क्या किया, इसकी ये स्प्रिंग है, यहाँ से इसको पूरी तरीके से ऐसे पुल किया, उसके बाद किस लिमिट तक आप इसको पुल करेंगे तो फिर ये क्या करेगा, वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा अपने कॉन्फ़िगरेशन तक। क्योंकि ज़्यादा अगर खींच देंगे, एक लिमिट से ज़्यादा आप खींच देंगे इसे, तो क्या करेगा, फिर से ये वापस आएगा, नहीं आएगा। इसके फिर क्या होगा, लेंथ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे, इसका जो ओरिजिनल साइज है वो क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करते हैं, अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। ओके, ठीक है, तो ये हो गई आपकी इलास्टिसिटी की डेफिनेशन। अब इसको ऐसे भी समझते हैं थोड़ा, इसको और अच्छे से। ठीक है, तो ये अभी मैं क्या करती हूँ, रिमूव करती हूँ।
उसके बाद फिर देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए जो रिजिड बॉडी है वो कैसे है, ऐसे उस उसके जो कुछ मॉलिक्यूल्स को लेके समझते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, ऐसे देखिए। अब ये इस तरीके से कनेक्टेड हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर नॉट, जिसको क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और ये सभी के लिए क्या है, सब मॉलिक्यूल्स के बीच में ये इसके बीच की सबकी एक जैसी है, मतलब एक समान है। ठीक है। अब अगर आपने क्या किया कि सपोज करिए कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसे अप्लाई हुआ कि इस तरीके से नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे पुल किया इसको, तो ये क्या हुआ, पूरा ऐसे खींचा। बट जैसे ही फोर्स को हटा दिया गया, मतलब कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको अगर हटा दिया गया, तो फिर क्या किया, ये पूरा सिस्टम अपनी ही पोजीशन पे ये वापस चला आया। तो क्या होगा, ये इसको क्या बोलेंगे, ये इलास्टिक है पूरा सिस्टम। ठीक है। अब देखिए कि जो ये आर नॉट है, इसमें अगर किसी भी तरीके का कोई इंक्रीमेंट हो रहा है, या तो आप इस तरफ से पूरा पुल करिए, या फिर नीचे से पुल करिए, या फिर इसके साइज में आप इसको किसी तरीके से कंप्रेस करिए, तो भी इसमें जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो इसके फोर्स को हटाने के बाद, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको हटाने के बाद, ये पूरा सिस्टम अपने जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उस पर फिर से वापस चला आए, तो इसको क्या बोलेंगे, ये इलास्टिक है, और इस तरीके के फिनोमेना को इलास्टिसिटी कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो ये आर नॉट है, ठीक है, आर नॉट में किसी भी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं इसके इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस में, तो क्या हो रहा है, फिर उसके शेप और साइज में क्या होगा, सिस्टम के चेंजेस आएगा। ठीक है। और अगर जैसे ही आप एक्सटर्नल जो फोर्स है इस पे पूरा अप्लाई हो रहा है, एफ डिफॉर्मिंग फोर्स, वो अगर हटा लिया गया, तो ये क्या हो रहा है, फिर से अपनी ही ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को ये रीगेन कर ले रहा है। ठीक है। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए, कोई भी जो भी सिस्टम है वो क्या मतलब स्टेबल स्टेट में कब रहता है, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तब क्या होगा, कोई भी सिस्टम या फिर कोई भी मॉलिक्यूल क्या होगा, अपनी स्टेबल स्टेट में होगा। ठीक है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, मिनिमम जब पोटेंशियल एनर्जी होगी तभी इसके शेप और साइज में क्या होगा, किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं आएगा, और ये पूरा सिस्टम क्या होगा, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है। तो ये आर नॉट, इस डिस्टेंस को आप जैसे ही इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे, तो क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी या फिर बढ़ेगी। ठीक है, घटेगी या फिर बढ़ेगी। तो फिर क्या होगा कि ये जब ये चीज़ें इसके डिस्टेंस में अगर आप किसी तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि लेंथ में चेंज करिए या फिर उसको कंप्रेस करिए, कुछ भी करिए, आप स्ट्रेच करिए, कंप्रेस करिए, तो ये आर नॉट होता है, जो मॉलिक्यूल के बीच का इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस होता है, इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस होता है, वो चेंजेस हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इस चेंजेस की वजह से फिर क्या होता है कि ये पूरा जब भी इससे एक्सटर्नल फोर्स आप हटाते हैं, तो फिर जब इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है फिर से आर नॉट के बराबर होती है, फिर क्या होता है, ये अपना स्टेबल उसी स्टेट में वापस आ जाता है। ठीक है। और जब इसमें चेंजेस होता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस होता है, तो फिर ये क्या होता है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है। ठीक है। तो ये जो फोर्स है जो कि मॉलिक्यूल जिस फोर्स से अपोज कर रहा है, इस एक्सटर्नल फोर्स का, ठीक है, आप इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए जिसको क्या बोले, डिफॉर्मिंग फोर्स बोले। तो फिर मॉलिक्यूल क्या किया कि एक फोर्स लगाया जो कि अपोजिशन में था इस वाले फोर्स के, उसको क्या बोलेंगे कि इसके शेप और साइज में कोई चेंजेस नहीं आया, तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना, रिस्टोरिंग फोर्स। अब देखिए कि ये रिस्टोरिंग जो फोर्स है वो क्या है, सम टाइम ये जो एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, इन जनरल आप कह सकते हैं कि एफ आर यानी कि आर से किसको डिनोट कर रहे हैं आप, रिस्टोरिंग फोर्स को, एफ डिफॉर्मेशन के बराबर हो सकता है, ऑलवेज नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए कि अगर बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आई, थोड़ा ही आई, तो
हमेशा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, एफ आर इक्वल्स टू एफ डी के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखेंगे हम। और तो देखिए कि यहाँ तक तो समझ आ गया आप लोगों को कि ये पूरा इलास्टिसिटी क्या है और किस तरीके से चेंजेस आता है, होता क्यों है। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि इलास्टिसिटी होती ही क्यों है, क्यों जनरेट होती है, तो बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स से। ठीक है, क्योंकि इलास्टिसिटी क्या है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया तो फिर जैसे ही इसको हटाया वापस ये इसी पोजीशन में पहुंच जाए, यही तो इलास्टिसिटी है। तो ये क्यों हो रहा है, ये रिस्टोरिंग फोर्स से, और क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब देखिए इसमें जो इलास्टिसिटी में जो इम्पॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि स्ट्रेस, स्ट्रेन, इन सब चीज़ों को आप समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी स्ट्रेन को। अब देखिए स्ट्रेन क्या है, अब देखिए स्ट्रेस क्या है। ठीक है, स्ट्रेस क्या है, तो मैंने अभी बताया कि जब पूरे सिस्टम पे ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, फिर जो ये अपोज के लिए फोर्स लगाएगा ये सिस्टम, वो क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो स्ट्रेस क्या है, देखिए द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्ट्रेस। ओके, अब ध्यान से देखिए क्या है इसमें, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्ट्रेस। अब इसको समझते हैं। ठीक है, कि ये क्या है, क्या ये पूरा लाइन का मतलब। देखिए सपोज करिए कोई एक रॉड ले लीजिए। ठीक है, ऐसे क्या है, कोई एक रॉड है। ठीक, अब इस रॉड को आप यहाँ से इसके एक एंड को ऐसे फिक्स कर दीजिए, यहाँ से बांध दीजिए कि ये किसी भी तरीके का इसमें मोशन हो, हिले ना। ठीक है, अब क्या किया आपने, इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, इसको इसकी जो मेन पोजीशन है इससे इसको खींचने के लिए। ठीक है, इसको इधर की तरफ खींचने के लिए या फिर इसको इधर की तरफ पुल करने के लिए, यहाँ पे इस पर क्या हुआ, एक फोर्स ऐसे अप्लाई हुआ। मान लीजिए कि कंप्रेस नहीं करना है, इसको इधर की तरफ खींचना है। ठीक है, इसको इधर की तरफ खींचना है, तो आपने क्या किया, यहाँ से फोर्स अप्लाई किया। अब ये फोर्स तो अप्लाई किया, लेकिन ये रॉड क्या करेगा, अपनी इसी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने के लिए क्या करेगा, ये इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये जितने क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगेगा, ठीक है ना, ये जितने क्रॉस, मान लीजिए कि यहाँ पे ये इसके इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ये रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, कई सारे क्रॉस सेक्शनल एरिया होंगे, लेकिन ये इतने ही क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ये रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। तो स्ट्रेस क्या है, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्ट्रेस। ठीक है, पर यूनिट मतलब एक एक यूनिट जो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो रिस्टोरिंग फोर्सेस लग रहे हैं वही क्या है, स्ट्रेस है। ठीक है, तो अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, एफ आर डिवाइड बाई ए। ठीक है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रेस, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ से फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया का मतलब पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं कि ये स्ट्रेस जो है वो कितने टाइप का होता है। ठीक, चलिए समझते हैं स्ट्रेस का, टाइप ऑफ स्ट्रेस। इसको रिमूव करते हैं पहले। देखिए टाइप ऑफ स्ट्रेस को समझने के लिए फिर से मैं वही एग्जांपल लेती हूँ रॉड का। ठीक है, मान लीजिए कि ये रॉड है आपका। ठीक, अब इस पर क्या लग रहा है, दोनों तरफ से एक फोर्स आप लगा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, खींचने के लिए, मतलब कि इसको पूरा स्ट्रेच करने के लिए। ठीक, तो इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया में ये फिर क्या करेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और फिर यहाँ पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में। जब आप इधर से खींचेंगे तो इस डायरेक्शन में लगेगा, इधर से खींच रहे हैं तो इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में।
तो जब स्ट्रेस वाला केस आता है, उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट की बात होती है, तो ऐसे स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस। अब दूसरा अगर देखें आप, सिमिलर एग्जाम्पल में, ये एक रॉड है और आप क्या कर रहे हैं, इस पर एक्सटर्नल फोर्स इधर से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब इससे क्या हो रहा है कि आप दोनों तरफ से इसे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी जो साइज़ है क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है, ठीक है, कंप्रेस हो रही है। तो ये फिर क्या करेगा इधर की तरफ, मतलब कि ये इसका अपोज करेगा कि ये कंप्रेस ना हो, ये अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में ही रहे, ठीक है। तो फिर क्या करें, क्या बोलेंगे इसको? इस तरीके के जो स्ट्रेस है उसको क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव, ठीक है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक, अब देखिए ये जो दोनों है जो स्ट्रेस है वो कैसा है? लेंथ के अलोंग ही है, ठीक है, लेंथ के अलोंग है। इस वाले में क्या हो रहा था कि लेंथ का कंप्रेशन है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, ठीक। और इसमें क्या है कि जब इसका पूरा स्ट्रेच किया जा रहा है इसको, ठीक है, तो जो इसके लेंथ के मतलब क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है उस पर जो रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, बट दोनों कैसे हैं? लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब लेंथ के लॉन्ग है, तो इनको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब देखिए स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ आर रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाई एरिया, ठीक है। ये एरिया क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा। ये फर्स्ट तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पता चल गया, अब देखते हैं क्या है सेकेंड। अब देखिए शेयरिंग स्ट्रेस क्या है। शेयरिंग स्ट्रेस को ऐसे ही समझते हैं, सिमिलर वही रॉड का एग्जांपल लेते हैं या फिर किसी बुक का ही ले लेते हैं। पहले रॉड से समझ लेते हैं। सपोज करिए कि ये पूरा आपका रॉड है, ठीक, ठीक है। अब इस रॉड को यहाँ से ये फिक्स किया गया है, ठीक। अब क्या किया, यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया इस रॉड के ऊपर, और ये जो फिक्स इसकी पोजीशन थी, इससे ये क्या किया? स्लाइटली थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ तो ये फिक्स है। अब इस पर जैसे ही इस तरीके के फोर्स को यहाँ पे इम्पोज किया जाएगा, इस पे लगाया जाएगा, तो ये थोड़ा सा क्या होगा? टिल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिए ये वाली जो है इसकी क्या हो जाएगा? यहाँ से ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसका क्या हो रहा है, इसकी जो इसकी जो इसका जो लेंथ में जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? इस तरीके से वो फिर से पूरा टिल्ट हो जा रहा है। जैसे एक और समझिए कि एक बुक है, इसको बुक को देखिए, मान लीजिए ये बुक है, बुक आपकी टेबल पे रखी गई है, ठीक है ना, इस तरह से टेबल पे रखी गई है, ये बुक है और ये टेबल पे ऐसे रख दिया गया है, ठीक है, और ये फिक्स है पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब क्या किया आपने कि ये फिक्स है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये पूरा क्या है? फिक्स है। इस पर क्या किया? आप फोर्स लगाया गया, इस तरह से फोर्स लगा। मान लीजिए इधर से आपने कोई फोर्स अप्लाई किया इस बुक के ऊपर, ठीक है, बुक के ऊपर क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। तो ये तो ओरिजिनल इसकी पोजीशन इस तरह से थी, बट हो क्या रहा है कि इस बुक के जो कुछ ये चीज़, ये इसका बेस तो फिक्स है, बट इसकी ये वाली जो है, देखे होंगे आप लोग, इसमें क्या होता है, कुछ जो इस तरीके से क्या होता है, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज आ जाता है। ये वाला जो उसका एरिया होता है, ठीक है ना, ये वाला एरिया होता है, उसमें क्या होता है? स्लाइटली क्या होता है? चेंजेज आ जाते हैं जब इस बुक पर इस तरीके से डिफॉर्मिंग फोर्स अगर लगाया जाता है। देखिए वो थोड़ा थोड़ा पेजेस क्या होते हैं, ऐसे खिसक जाते हैं। इसको आप ऐसे ओरिजिनली ऐसे ही रखिए और फिर इस पर इधर से फोर्स लगाइए, तो क्या होता है? ऐसे खिसकने जैसा हो जाता है ना थोड़ा सा बुक। तो ठीक वैसे ही है ये भी, जो शेयरिंग स्ट्रेस है या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस है। तो इसमें क्या करते हैं, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लेते हैं
वो कौन सा होता है, इसकी जिधर से आपने फोर्स अप्लाई किया है और इसमें जो डिफॉर्म हुआ है, मतलब जहाँ पे जिसका डिफॉर्मेशन आया, डिफॉर्मिंग फोर्स जिस एरिया पे अप्लाई किया उसके जो परपेंडिकुलर एरिया होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे डिनोट करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे यही टेंजेंशियल उसके जो है उस पर उसको उस एरिया को यहाँ पे लेते हैं। वहाँ पे क्या था, अलग था, यहाँ पे क्या है इस तरीके का है, ठीक है ना। एफ आर रिस्टोरिंग फोर्स और ए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हुआ है जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, उसके परपेंडिकुलर एरिया यहाँ पे लेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो ये हो गया आपका शेयरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। अब एक और स्ट्रेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस। चलिए उसको भी देखते हैं क्या है ये। अब देखिए वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है। वॉल्यूम स्ट्रेस में जैसे मान लीजिए कि कोई भी रिजिड बॉडी या फिर कोई भी सिस्टम है, उसको क्या किया गया, वाटर है, कोई भी लिक्विड है, ठीक है ना, वाटर या फिर कोई भी लिक्विड है, ऐसे लिक्विड है, और इसमें क्या किया गया, ये पूरा सिस्टम को ऐसे फेंक दिया गया, ठीक। अब इसमें फिर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो वाटर है, जब किसी भी सिस्टम को या फिर हम लोग भी जब अगर पानी में कभी भी उतरते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है, वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं इस पे क्या होता है, फोर्स लगाते हैं। जो वो लिक्विड है, वाटर या फिर कोई भी लिक्विड है, इस पे क्या करता है, किसी सिस्टम पे क्या करता है, फोर्स लगाता है, ठीक है ना। चारों तरफ से ऐसे ऐसे क्या होता है, उस पर फोर्स लगता है, फोर्स लगता है। तो या तो फिर इस केस में क्या होता है, जब इस पर फोर्स अप्लाई होता है तो इसके जो इसमें क्या होगा, साइज और शेप में क्या होगा, चेंजेस आएंगे, ठीक है। और जैसे ही ये पूरा फोर्स को हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, फिर से ये रिगेन कर अपने ही ओरिजिनल सिचुएशन में पहुंच आएगा, ठीक है। तो इस तरीके को फिर क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। तो देखिए कि ये जो है, इस फोर्स को एक तरीके से इन जनरल आप कैसे ट्रीट करेंगे, प्रेशर की तरह। मान लीजिए कि सिग्मा बराबर क्या है, एफ बराबर ये जो एफ आर रिस्टोरिंग फोर्स एंड एरिया, ठीक है ना, कितने एरिया पे ये पूरा फोर्स अप्लाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जो मान लीजिए कुछ कुछ केसेस में ये जो वॉल्यूम स्ट्रेस है उसको क्या लिख देंगे, इन जनरल आप प्रेशर भी तो लिख सकते हैं। प्रेशर मेनली यहाँ पे क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर ही तो होता है। और वाटर में जब क्या जब किसी भी चीज़ को, किसी भी लिक्विड में, किसी सिस्टम को अगर ऐसे ही फेंक दिया जाए तो वो क्या, उस पर उसकी जो सरफेस से क्या खुद पे वो फील करेगी, उस पर एक प्रेशर, वाटर प्रेशर मतलब अप्लाई हो रहा है। अब मान लीजिए कि इन जनरली तो हमने पी लिख दिया, पर कभी कभी बुक्स में देखे होंगे आप लोग डेल्टा पी लिखा होता है। अब ये डेल्टा पी क्यों होता है यहाँ पे, सपोज करिए कि कोई गैस की कोई, मतलब गैस क्या है, फिर कोई गुब्बारा है, ठीक है ना, कोई बॉल है, उसके अंदर क्या है, गैसेस भरी हुई हैं, तब आपने इसको इस लिक्विड में फेंका, तो क्या होगा, ये लिक्विड जो है ऊपर से जो फोर्स लगाएगा या फिर प्रेशर बोले इसकी, मतलब सरफेस पे एफ अपॉन ए प्रेशर ही हो जाएगा। और फिर क्या कर रहा है कि इसको, फिर इसके साइज को क्या कर रहा है, वो कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बट इसके जो, इसके अंदर जो गैसेस भरे होंगे उसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अपोज करेंगे, इस ये खुद एक प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि ये बाहर की तरफ उसको निकलना चाहेंगे। जो भी गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो बाहर की तरफ तो हमेशा, मतलब वो कंटिन्यूस मोशन में रहेंगे और वो बाहर की तरफ निकलना चाहेंगे। इस पे जैसे ही प्रेशर लगेगा तो वो अपना फैलना चाहेंगे। तो फिर क्या होता है उसमें कि मान लीजिए यहाँ का जो प्रेशर है P है और यहाँ पे क्या है, P0 है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस जब होगा तो ये जो डेल्टा P जब आप बुक्स में देखेंगे तो यही होता है P माइनस P0। तो ये डिफरेंस ही होता है जिसको डिनोट किया जाता है डेल्टा P से, ठीक है। तो यहाँ तक तो आई थिंक आप लोगों को ये तीनों स्ट्रेस जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट क्या था आपका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सेकेंड था आपका शेयरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस, और उसमें क्या करते थे, जो एरिया जो लेते थे वो
जिधर आपका बॉडी का डिफॉर्मेशन हो रहा है या फिर जिधर से रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है या फिर आप उस पे जिस एरिया पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी लॉन्ग मतलब लेंथ की परपेंडिकुलर या फिर एरिया के परपेंडिकुलर वाला एरिया लेते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम स्ट्रेस भी पता चल गया कि किसी भी ये लिक्विड के केस में जब किसी भी बॉडी को या फिर किसी सिस्टम को अगर लिक्विड में फेंक दिया जाए तो फिर वो प्रेशर के टर्म में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया आपका स्ट्रेस। अब देखते हैं अनदर जो पैरामीटर है इलास्टिसिटी का, स्ट्रेन, उसको समझते हैं क्या है स्ट्रेन, ठीक है। देखिए स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रेन को किससे दिखाते हैं आप, एप्सिलॉन से या फिर स्मॉल ही बोल दीजिए, एप्सिलॉन ही इन जनरल, ठीक। अब देखिए जो स्ट्रेन है वो क्या है, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन, ठीक है, ऐसे मैं लिख देती हूँ, चेंज, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओके, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया स्ट्रेन है, ठीक। अब देखिए, अब चेंज इन डायमेंशन का मतलब यही हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये रॉड का केस था, तो जब इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो क्या हो रहा है, अगर ये खींचा जा रहा है, इसको स्ट्रेच किया जा रहा है, तो इसकी लेंथ में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और फिर स्ट्रेन क्या है कि जो चेंज हो रहा है उस टाइम पे डायमेंशन में, वो अपॉन ओरिजिनल जो उसका है डायमेंशन वो, ठीक है। तो ये कैसा है, एक मतलब तरीके की क्या है, ये इफेक्ट ही पड़ रहा है इस पर। और देखिए यहाँ पे ये कितने तरीके का होता है, ये भी 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। फर्स्ट है इसका, फर्स्ट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ओके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होगा कि सपोज करिए कि ये रॉड है आपकी, ठीक, ये रॉड है और इस पे क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ, अप्लाई किया गया इसकी लेंथ पे, ठीक, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब इसकी लेंथ क्या थी, पहले क्या थी, एल थी, अब इसकी लेंथ क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इतना जो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आया। अब आप इसको अगर एल नॉट कर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन में कितना चेंज आया, तो उस पूरा मान लीजिए ये एल है, ये एल नॉट है, या फिर इसको ही आप कह दीजिए कि ये डेल्टा एल है, यहाँ पे जो चेंज आ गया है पूरा, ये इतना तो था ही ओरिजिनली, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे डेल्टा एल चेंजेस आ गया, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ओके। तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब जो आपका नेक्स्ट जो शियर स्ट्रेन है, जैसे शियर वहाँ पे स्ट्रेस था, ठीक वैसे ही यहाँ पे स्ट्रेन भी आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं शियर जो स्ट्रेन है उसको। अब देखिए जो शियर स्ट्रेन है उसको समझने के लिए वही वाला एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसे कि एक रॉड है, उसको आपने फिक्स कर दिया यहाँ पे, फिर स्लाइटली जब इस पर फोर्स जो अप्लाई किया गया और फिर क्या हुआ कि ये ऐसे थोड़ा सा टिल्ट हो गया, ठीक है, ज़्यादा नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि इसके इलास्टिक लिमिट तक ही फोर्स को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, वो टूट जाएगा या फिर वो ज़्यादा बैंड हो जाएगा और फिर वापस वो अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाएगा, तो वो इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल भी नहीं होगा। तो इसलिए देखिए स्लाइटली जब इसमें बहुत स्मॉल जो चेंजेस अगर आ रहे हैं, फ्यू mm का कह सकते हैं आप इसके डायमेंशन में, तो जो जिस डायमेंशन में इसके चेंज आ रहा है वो क्या है, यहाँ पे डेल्टा एक्स है। मान लीजिए कि इस तरफ के डायमेंशन में उसकी चेंज आया, ठीक है, इस इधर से फोर्स अप्लाई किया गया, इधर से
एक फोर्स अप्लाई किया गया और ये यहाँ से ऐसे स्लाइटली डिस्प्लेस हो गया और ये बहुत ही स्मॉल एंगल थीटा यहाँ पे क्रिएट किया है, बहुत ही स्मॉल, ठीक है। अभी ये थीटा है, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो इसकी ओरिजिनल जो लेंथ थी वो क्या थी, एल थी, और जिस डायमेंशन में इसमें चेंजेस आया वो चेंज कितना आया आपका, डेल्टा एक्स आया। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, शियर स्ट्रेन में इसकी जो फॉर्मूला अगर आप बनाएंगे, एप्सिलॉन इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन एल, ठीक है। अब देखिए डेल्टा एक्स अपॉन एल, अब ये क्या हो जाएगा आपका, इन जनरल आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं ना आप इसे, टेन थीटा। देखिए यहाँ पे बेस और ये परपेंडिकुलर लेंथ है और ये एंगल थीटा है, तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, टेन थीटा। अब ये जो थीटा है, मैंने शुरू में ये बताया कि बहुत ही स्मॉल चेंजेस होता है, जैसे कि फ्यू mm का, क्योंकि अगर ज़्यादा चेंजेस ले आएंगे तो फिर वो इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल ही नहीं होगा फिर, तो फिर यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन का फिर टर्म अलग ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्यू mm का चेंजेस अगर आया यहाँ पे तो क्या होगा, ये अगर थीटा को अगर आप ये एक्स डेल्टा एक्स अगर बहुत ही स्मॉल है, ठीक है ना, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो ठीक वैसे ही फिर क्या हो जाएगा, थीटा भी क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल, ओके। यहाँ तक तो समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया तो जो लिमिट वाला केस हम लोग पढ़ते थे यहाँ पे, तो देखिए जब भी थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को क्या लिख देते हैं, थीटा लिख देते हैं, और टेन थीटा को भी फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, थीटा लिख देंगे। तो आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, बुक्स में ऐसे दिया होगा, डेल्टा एक्स अपॉन एल इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। तो ये तो था आपका शेयर स्ट्रेन। अब जो नेक्स्ट है वॉल्यूम स्ट्रेन, उसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम स्ट्रेन को समझने के लिए, वॉल्यूम स्ट्रेस में मैंने क्या बताया था, कोई भी सिस्टम है अगर उसको लिक्विड में फेंक दिया जाए या फिर लिक्विड में वो है, तो सपोज करिए ऐसे लिक्विड है, वाटर है या फिर कुछ भी है, कोई सिस्टम है ऐसे, वो क्या है, लिक्विड में है, तो इस पर क्या लगता है, लिक्विड की जो लेयर होंगे वो चारों तरफ से इस पर क्या लगाएंगे, एक फोर्स लगाएंगे, जिसको हम प्रेशर के फॉर्म में देखे थे स्ट्रेस में, ठीक है, वो इन जनरल प्रेशर ही होगा। अब देखिए कि वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या होता है कि इसके जो वॉल्यूम में चेंज आता है, चेंज आ रहा है, इसके जो प्रेशर अप्लाई करने से जो एक्सटर्नल ये फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे लगाया जा रहा है वाटर की लेयर के द्वारा, तो इसके वॉल्यूम में जो चेंजेस आया, मान लीजिए ओरिजिनल वॉल्यूम v था, फिर वॉल्यूम में जो चेंज आया उसका डेल्टा v आ गया, ठीक है, v आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा v अपॉन v। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे ये प्रेशर जो लग रहा है ना, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, फिर ये क्या हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है, ठीक है ना, ये पूरा कंप्रेस हो रहा है। देखिए पहले मान लीजिए इसका साइज ऐसा था, फिर इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कंप्रेस हो करके इतना पहुँच आया। तो देखिए ये क्या है, एक तरीके से किसी चीज़ में क्या हो रहा है कि वो डिक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट को ही शो कर रहा है ना, कंप्रेशन को। यहाँ पे प्रेशर लगा और इसके वॉल्यूम क्या हुआ, कंप्रेस हो गया, तो इस पे यहाँ पे स्ट्रेन में क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन, और डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, बट कैसे, कम हो रहा है ना, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ, और इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो वी था, ठीक है। आई होप कि ये वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है ये भी समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं जो रिलेशन है बिटवीन स्ट्रेन एंड स्ट्रेस के बीच में, उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए मैंने स्ट्रेस को क्या डिफ़ाइन किया था कि जब भी जो भी एक्सटर्नल रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है, वो क्या था, स्ट्रेस था। और जो स्ट्रेन था वो चेंज इन डायमेंशन था, चेंज इन डायमेंशन था, ठीक है, चेंज इन डायमेंशन, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब स्ट्रेस लग रहा है किसी भी सिस्टम पे, तभी स्ट्रेन क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है। अगर स्ट्रेस नहीं तो फिर स्ट्रेन भी नहीं आएगा, क्योंकि जब स्ट्रेस लगेगा तो ही उसके डायमेंशन में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये कैसे है, प्रोपोर्शनलिटी कैसी इसकी दिख रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ठीक है।
देखिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो जा रहा है। अब अगर ये क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब क्योंकि ये सॉरी प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ठीक है। अब इस साइन को हम हटाएंगे तो एक क्या यहाँ पे ऐड होगा, कांस्टेंट होगा, जिसको क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बट एक चीज़ और भी है कि ऑलवेज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ऑलवेज अगर स्ट्रेस लग रहा है तो ही स्ट्रेन आ रहा है, ये भी इन जनरल हमेशा मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा। सपोज करिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ग्राफ है उससे समझते हैं। सपोज करिए यहाँ पे ये स्ट्रेन है, ठीक है, ये स्ट्रेन है और ये स्ट्रेस है, ठीक, यहाँ पे ये स्ट्रेस है। अब क्या हुआ, कोई भी पार्टिकल है या कोई सिस्टम है, इस पर आपने कुछ दूर तक क्या हुआ, ये स्ट्रेस जितना लगा स्ट्रेन भी वैसे ही उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि एक सर्टेन टाइम के बाद ये बॉडी जब इलास्टिक लिमिट से ऊपर अगर लगा देते हैं तो फिर क्या होता है, इस तरीके से ये पूरा ग्राफ इसका बनता है, ठीक है। तो कहाँ तक ये हो रहा है, ये कहाँ तक लग रहा है, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ तक स्ट्रेस लगा रहे हैं तो ये स्ट्रेन में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद यहाँ तक देखिए, यहाँ के बाद क्या हो रहा है, ये अगर बॉडी पूरी तरीके से अगर डिफॉर्म हो जा रही है तो स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कहना क्या चाहती हूँ कि ये जो भी ये क्वांटिटी है इसी को क्या बोलेंगे, ये लिमिट ऑफ जो प्रोपोर्शनलिटी या फिर जो ये इलास्टिसिटी का जो ये मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है ना। ये जो स्लोप है आपका क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और देखते हैं इसको यहाँ पे, फिर अगर आप इसको इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इक्वल्स टू ई स्ट्रेन, ठीक है। अब ये जो ई है आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो यही तो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये देखिए, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये इन दोनों की वजह से जनरेट नहीं हो रहा है, ये क्या है, मटेरियल की ओरिजिनल जो है प्रॉपर्टी है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप रजिस्टिविटी की बात करते हैं, दो चीज़ें हैं, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, दो डिफरेंट चीज़ें हैं, रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, टेंस, ठीक है। तो देखिए रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी मटेरियल की खुद की उसकी ओन प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना रजिस्ट कर रही है, ठीक है, करंट के फ्लो को। और फिर रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होती है जो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उस पर लगाते हैं। वो रेजिस्टिविटी क्या होती है, लेंथ और उसके एरिया पे ही डिपेंड करती है, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे जो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि उसकी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कितना है, आप उसको कितने लिमिट तक एक रेस्टोरिंग फोर्स इस पर अप्लाई करेंगे तो ही वो इलास्टिसिटी का जो भी कंडीशन है कि वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। अदरवाइज उस लिमिट से ज़्यादा अगर एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई होंगे तो वो क्या हो जाएगी, बॉडी पूरी तरीके से डिफॉर्म हो जा रही है। वही मैं यहाँ पे समझाना चाह रही थी स्ट्रेस स्ट्रेन के ये वाले ग्राफ से, ठीक है, कि एक सर्टेन लिमिट तक ही ये क्या होंगे, आपस में लीनियरली मतलब जो भी है प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। आफ्टर दैट फिर क्या होता है कि अगर ज़्यादा अप्लाई हो गया तो फिर ये पूरी तरीके से जब इसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा तो उस लिमिट के बियॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई को क्या बोलेंगे आप, यहाँ पे देखिए इसको मैं मिटाती हूँ, वेयर ई इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ
इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, इलास्टिसिटी क्या है। अब एक और जो चीज़ें हैं इसमें कि ये जो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये भी क्या होता है, तीन टाइप का होता है। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो क्वेश्चन भी इस पे सॉल्व करेंगे जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।